डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रुप 16 में पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का अपर रूप है और ये इतनी हाईली रिएक्टिव होती है, ये इतनी अधिक जो है क्रियाशील होती है कि सी लेवल से जो है ज़्यादा हाइट पर जो है मतलब सी लेवल की हाइट पर जो है ये अधिक समय तक नहीं रह सकती एटमॉस्फेयर में, और ये लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर जो है रहती है। और ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के जो है वो यूवी रेज को, पराबैंगनी किरणों को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, जिससे जो है वो हमें प्रोटेक्ट भी करती है। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, बनाने की विधि या विरेचन। तो ऑक्सीजन, इसको जो है प्योर और ड्राई ऑक्सीजन में जो है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर जो है इसको ओजोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस तरह से जो है जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो लगभग 10% ओजोनाइज्ड होती है। इसमें जो है शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन में जो है नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं इसको, यानी जिसमें जो है स्पार्क ना हो। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है इसकी जो है से इसको जब पास करते हैं, इससे गुजारते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो ओजोनीकृत हो जाती है और उसमें लगभग आयतनानुसार बाय वॉल्यूम 10% ओजोन होती है। तो इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन इसी को कहते हैं। तो जब प्योर एंड ड्राई, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम पास करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है वो ओजोनाइज्ड हो जाती है, ओजोनीकृत हो जाती है, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 जो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होती है, 142 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसमें चूँकि इसके निर्माण जो है वो ऊष्माशोषी है, इसलिए इसके बनाने में जो है हम नीरव विद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है। अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी स्पार्कलेस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा और ओजोन जो है फिर ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगी। Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, therefore it is necessary to use a silent electric discharge in its preparation, otherwise it will decompose if we will not use silent electric discharge। अब अगर इसमें जो ये ओजोन मिलती है ये बाय वॉल्यूम 10% मिलती है, अगर हमको 10% से अधिक कंसंट्रेशन का, 10% से अधिक सांद्रता का ओजोन अगर हमको बनाना हो तो इसके लिए जो है
बैटरी ऑफ ओजोनाइज़र कैन बी यूज्ड। तो इसके लिए जो है ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। और इस कंडीशन में प्योर ओजोन को 385 केल्विन पे जो है हम कंडेंस कर सकते हैं, संघनित कर सकते हैं और एकत्रित कर सकते हैं। इसको कंडेंस करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल, इसके भौतिक गुण। ओजोन जो है इट इज़ ए पेल ब्लू गैस हैविंग पंजेंट स्मेल और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ये जो है पीले नीले रंग की गैस होती है जिसकी अभिलक्षणिक गंध होती है। और ये जो है इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जल में जो है अल्प विलेय है, बट इट इज़ मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली टर्पेंटाइन, ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। जल में जो है इसकी विलेयता बहुत कम होती है, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे तारपीन के तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में जो है इसकी विलेयता बहुत अधिक होती है। और ये अगर ब्रीदिंग में, सांस लेने में, अगर एयर में जो है इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो ये हेडेक और नॉजी जो है क्रिएट करती है। अगर वायु में इसकी सांद्रता 100 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो सांस लेने में असुविधा होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ जो है ये हेडेक, सिरदर्द और नॉजी यानी मितली जो है वो आने लगती है। तो ये चीज़ जो है ऊपर हाइट पे जाने पे ये कभी कभी दिक्कत करती है। इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 24 केल्विन है, गलनांक 24 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो है 161 केल्विन होता है। और ओजोन जो होती है वो डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। ये अनुचुंबकीय होती है। दोनों ही जो है ऑक्सीजन के एलोट्रॉप हैं, दोनों ही ऑक्सीजन के अपर रूप हैं। तो इसमें ओजोन डायामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। ओजोन को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, इसको द्रवित कर सकते हैं। तो ये जो है गहरे नीले रंग का द्रव बनाती है, डीप ब्लू कलर लिक्विड होती है। और इट कैन बी सॉलिडिफाई टू ए ब्लैक वायलेट सॉलिड। इसको जो है हम ठोस अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और ये ठोस अवस्था में जब परिवर्तित करेंगे तो ये बैंगनी काला ठोस देगी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों रखते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण, तो इसमें फर्स्ट जो है डिकम्पोजिशन, पहला इसका जो है अपघटन। तो ये थर्मोडायनेमिकली जो है ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन,
और इट इज़ अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऊष्मागतिकी रूप से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी होती है और इसका जो डिकम्पोजिशन है वो हम फास्ट करके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है इसका हम डिकम्पोजिशन इंक्रीज कर सकते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है हम इसका अपघटन तीव्र कर सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि अगर ओजोन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर ये डिकम्पोज होगी तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? जैसे ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक था तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा और सेम रिएक्शन है तो ये 142 किलोजूल मोल इनवर्स। तो इस रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ये हमारा एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी परिवर्तन ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 मोल हैं गैस के, यहाँ पे 3 मोल्स, तो रैंडमनेस अनियमितता बढ़ रही है तो एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव या धनात्मक होगा और डेल्टा एच जो है वो निगेटिव है। डेल्टा एच जो है निगेटिव है। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये इसके जो है अपघटन को तीव्र करते हैं। कैसे? गिब्स इक्वेशन से। किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस स्वतः होने के लिए जो होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस साइन है यहाँ पे, ये भी निगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या आएगा? डेल्टा जी निगेटिव। और डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? स्वतः या स्पॉन्टेनियस, यानी इसका अपघटन आसानी से होगा। तो यही दोनों फैक्टर एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज वो इसके डिकम्पोजिशन अपघटन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि हाई कंसंट्रेशन पे ओजोन जो है एक्सप्लोसिव हो जाती है। उच्च सांद्रता पर जो है ये ओजोन में भयंकर विस्फोट हो सकता है। कारण इसका अपघटन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, स्वतः होता है और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है इस इक्वेशन से, डेल्टा एच निगेटिव होने के कारण और डेल्टा एस पॉजिटिव होने के कारण। इसीलिए जो है ये हाई कंसंट्रेशन पे एक्सप्लोसिव हो सकती है। सेकंड देखिए, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक गुण इसके या ऑक्सीकारक के रूप में, तो ये ऑक्सीजन ओजोन जो है वो डिकम्पोज होकर के O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देती है। यही ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंस को, पदार्थों को ऑक्सीडाइज करती है।
जैसे PbS लेड सल्फाइड, ये लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है। तो देखिए इसमें क्या है, 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और एक मॉलिक्यूल से एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें 4 चाहिए। तो 4 मॉलिक्यूल ओजोन जो है उससे 4 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हो जाएगी और 4 O2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बैलेंस करने का तरीका, अगर आपको ये पता हो कि कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से ओजोन जो है वो आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद रिड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन में। तो इस रिएक्शन का यूज़ जो है हम इसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, इस अभिक्रिया का प्रयोग जो है हम इसके मात्रात्मक विश्लेषण में कर सकते हैं। जब हम ओजोन को जो है, जो ओजोन है इसको जो है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य विलयन से अभिकृत कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ बोरेट का बफर विलयन, जिसका pH जो है 9.2 हो, इसके साथ जो है इसके रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने पर आयोडीन जो है वो लिबरेट होगी, आयोडीन मुक्त होगी और इसका जो है हम टाइट्रेशन, इसका जो है अनुमापन जो है हम सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपो विलयन भी कहते हैं इसको स्टैंडर्ड जो है सोडियम थायोसल्फेट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब उसके नॉर्मेलिटी यानी कंसंट्रेशन हमें नोन होगी, उसके साथ टाइट्रेशन करके आयोडीन की अमाउंट से जो है हम ओजोन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन का यूज़ जो है हम ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मात्रात्मक आकलन में प्रयोग करते हैं। ओजोन को जो है एक्सेस ऑफ Ki के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बोरेट बफर ऑफ pH 9.2 जो है रिएक्शन कराते हैं, तो आयोडीन मुक्त होती है, आयोडीन लिबरेट होती है। इसका टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से करके हम ओजोन की जो है अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड जो है एसिटिक फेरस सल्फेट। एसिटिक फेरस सल्फेट को ये फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। रिएक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी। फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एक H2 बचा, इसको रिमूव करने के लिए इन फॉर्म ऑफ वाटर एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वही बैलेंस इक्वेशन। तो फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में ओजोन से फेरिक सल्फेट में जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसी तरह से ये पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। ये KMnO4 की
प्रिपरेशन में मिलेगा, लेकिन वो इस साल 30% सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो इसका जो पोटेशियम मैग्नेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन से KMnO4, अगर स्मॉल अमाउंट में हो तो ये पिंक दिखेगा, ज़्यादा अमाउंट में पर्पल दिखता है, तो ये ग्रीन से पिंक हो जाता है। इसी तरह से पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसको पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6 में जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगी। एसिडिक स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन को ये स्टेनिक क्लोराइड इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होती, ये ध्यान रखिएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगी। मेटल जो है, कुछ मेटल जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी, मरकरी को जो है ये मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो इसमें जो अगर हम मरकरी की थोड़ी सी अधिक अमाउंट लेकर के ओजोन उसमें पास करें तो जो मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्म होता है ये जो है मरकरी में, पारे में जो है डिज़ोल्व हो जाता है और वो अपनी जो मेनिस्कस प्रॉपर्टी है उसको लूज़ कर देता है। मरकरी क्या होती है, किसी भी सरफेस पे चिपकती नहीं है, जब नहीं चिपकती है तो वही मेनिस्कस प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको जो है वो लूज़ कर देता है और वो ग्लास ट्यूब, कांच की दीवारों पर जो है वो चिपकने लगता है। किसके कारण? इस मर्क्यूरस ऑक्साइड के मरकरी में डिसोल्यूशन के कारण जो है ये उसमें चिपकने लगता है। अब इसमें कुछ नॉन मेटल और मेटलॉइड की रिएक्शन देखिए। तो मेटलॉइड जो उपधातु जो होती हैं, जैसे एंटीमनी, एंटीमनी को जो है उसके ऑक्सो एसिड एंटीमोनिक एसिड में जो है ये ऑक्सीडाइज करता है। H2SbO4 और 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, जो एंटीमनी है ये पहले Sb2O5 में ठीक फास्फोरस की तरह कन्वर्ट होता है और यही वाटर से रिएक्शन करके जो है H3SbO4 बनाता है। तो अब यहाँ देखिए इसमें 5 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें कितने ओजोन चाहिए? 5। ये इसमें ऐड होंगे, वाटर से रिएक्शन करके ये बना देगा और 5O2 आपका बचा रह जाएगा। तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी सिमिलर रिएक्शन जो होगी इसकी आर्सेनिक से होगी, तो वहाँ पे 2H3AsO4 बनेगा, आर्सेनियस एसिड जो है वो फॉर्म होगा। अब इसकी नॉन मेटल से रिएक्शन, नॉन मेटल में जैसे आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, इनसे आयोडीन से भी जो है सिमिलर वे में रिएक्शन होती है जैसे इसमें हो रही है, और आयोडिक एसिड फॉर्म होता है HiO3। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है? आयोडीन जो है पहले I2O5 में चेंज होगा, तो इसके लिए 5 ऑक्सीजन चाहिए
और 5 ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? 5 ओजोन से। 5O2 + 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नवजात ऑक्सीजन, वही इसमें कंबाइन करेंगे और फिर ये वाटर से रिएक्शन करके HiO3 फॉर्म कर देगा। तो ये रिएक्शन को याद रखने का तरीका कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। सिमिलर वे में जो है फास्फोरस जो है वो H3PO4 में कन्वर्ट होगा। तो फास्फोरस पहले P2O5 में कन्वर्ट होता है, फिर वो 3 मॉलिक्यूल वाटर से H3PO4 बना देता है। इसी तरह से सल्फर जो है पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वो वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर जो है वो SO3 में और ये वाटर से कंबाइन करके H2SO4 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे SO3 के लिए हमें चाहिए 6, ये बनेगा 2H2SO4, यहाँ पे 2H2O और 6O2। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है, तो इसको हम लिख सकते हैं S + 3O3 + H2O gives H2SO4 + 3O2। आप चाहें तो P4S8 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका विरंजक गुण, ब्लीचिंग एक्शन, तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, विरंजक गुण है, वो इसके नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के कारण है, इसके नवजात ऑक्सीजन देने के कारण है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कलर्ड सब्सटेंस, इसको जो है कलरलेस, रंगहीन कर देगी। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण, इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण जो है ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करती है और ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। अब ये जो है इसमें एक चीज़ ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंट जो है ये शो करते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मुख्यतः जो है मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, इट कंबाइंड्स वेरी रैपिडली विद ओजोन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो ओजोन से बहुत तीव्रता से संयुक्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फेज में, ओजोन भी गैसियस फेज में, ये रैपिडली जो है इससे कंबाइन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 फॉर्म करती है। तो इसी के कारण ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम exhaust system of supersonic jet aeroplane might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere। तो इसके कारण ये संभव है कि जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो जो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, अपर लेयर में जो है एटमॉस्फेयर के, ओजोन को डिप्लेट करती है, ओजोन का क्षरण करती है, यानी ओजोन परत को जो है वो नष्ट करती है, ओजोन से कंबाइन करके उसको O2 में बदल देती है, जिसके कारण जो है
ये इसका क्षरण होता है। और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ये भी ओजोन से रिएक्शन करती है, इसकी भी रिएक्शन है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है। ये भी ओजोन से रिएक्शन करके फिर वापस नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 बना देगी। तो इस तरह से जो है ये एक प्रोसेस चलता रहेगा और ओजोन लेयर डिप्लेट होती रहेगी। इसके अलावा जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, ये भी जो है ओजोन परत के डिप्लेशन में, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। और इसका आप जानते हैं यूज़ किस में होता है, रेफ्रिजरेंट प्रशीतकों में। जो फ्रिज में पहले CFC यूज़ होता था, अब उस जो है नहीं यूज़ किया जाता, तो वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उत्तरदायी है ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपरसोनिक जेट से NO का इमिशन होता है, NO उत्सर्जित होती है। तो ये एक कारण है ओजोन परत के डिप्लेशन का, ओजोन लेयर के क्षरण का। और जो ये NO2 बनती है ये भी कंबाइन करती है। दूसरा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो डिप्लेट करती है। अब इसमें एक दो चीज़ और बची है, उसको बहुत शॉर्ट में बताते हैं। इसमें पर ऑक्साइडों की ओजोन से रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये ओजोन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बेरियम पर ऑक्साइड, ये ओजोन से कंबाइन करके बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस H2O2 से एक ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन निकल रही है, ओजोन से भी एक ऑक्सीजन निकल रही है। और ये आप जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का किसी भी पदार्थ से निकलना अपचयन कहलाता है। तो इसमें दोनों ही सब्सटेंस, दोनों ही पदार्थ जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को म्यूचुअल रिडक्शन रिएक्शन, पारस्परिक अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर इसका, ओजोन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है, फॉर्मल चार्ज जिसमें निकाला गया था, फॉर्मल आवेश जिसमें निकाला गया था, उसमें ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखे हैं। इसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं और इसी के कारण, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो है ऑक्सीजन की जो ये बॉन्ड लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी जगह हम एक इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर जो अगर हम लिखें तो उसमें ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, 128 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल जो होता है 117 डिग्री जो होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है। ये दोनों इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अनुनादी संरचनाएं। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसको हम प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसके जो यूज़ हैं, ये जर्मेसाइड जीवाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका जो है यूज़ एयर को हॉस्पिटल में प्योरीफाई करने, शुद्ध करने के लिए किया जाता है। बहुत जगह पे जो है हॉस्पिटल में, सिनेमा हाउस में, रेलवे टनल्स में, इन सब में यूज़ करते हैं।
और ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह जो है वर्क करता है, इसलिए जो है या विरंजक के रूप में कार्य करता है। तो इसका यूज़ जो होता है वो ऑयल, इसके अलावा जो है स्टार्च, फैब्रिक्स, आइवरी, हाथी दांत जिसको कहते हैं, आटे, स्टार्च, इन सबको जो है रंगहीन करने में किया जाता है। KMnO4 के प्रिपरेशन में जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में यूज़ करती है। और जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, जो तेल चित्र होते हैं, उसमें जो है लेड सल्फाइड, लेड के कंपाउंड मिले होते हैं। लेड ऑक्साइड जो होता है वाइट पिगमेंट, सफ़ेद वर्णक के रूप में जो है लेड के ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड ऑफ लेड जो होते हैं वो वाइट पिगमेंट, सफ़ेद वर्णक के रूप में यूज़ होते हैं। तो एटमॉस्फेयर की H2S से, ये जो है H2S से, वायुमंडल में जो H2S होती है उससे रिएक्शन करके लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ब्लैक हो जाता है। तो जो ऑयल पेंटिंग होती हैं वो कुछ समय के बाद, जो तैल चित्र होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो इनको भी जो है फिर से चमकीला बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो रिएक्शन आपने पहले लिखी थी, लेड सल्फाइड जो है जब इस पे ओजोन पास की जाएगी तो ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का, और ये वाइट होता है। तो ऑयल पेंटिंग जो है वो फिर से वाइट हो जाती है, यानी फिर से चमकीली हो जाती है। तो ये यूज़ पूछा जा सकता है कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।